चंदौली जनपद के समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता गंगा कटान मुक्ति यात्रा लेकर मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में दाखिल हुए। इस दौरान उन्होंने गंगा कटान पीड़ितों के दर्द को जाना और उनके आंसू पोंछे। इस दौरान सुल्तानेपुर गांव की दास्त सुनकर मर्माहत हो उठे। उन्होंने कहा कि गंगा कटान में सुल्तानेपुर गांव का अस्तित्व ही मिट गया। यहाँ खेत गए, घर गया और पूरा गांव की गंगा में समा गया, जिस कारण खेती करने वाला किसान मजदूर हो गया। लोग पलायन करने को विवश हो गए। यहाँ के बाशिंदे कुछ सकूराबाद में अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं तो अधिकांश ने नई बस्ती बसा ली है। गंगा कटान का इससे भयावह तस्वीर जनपद में और कहीं देखने को नहीं मिल सकती। जिस तरह सरकार ने सुविधाओं के मामले में सकलडीहा विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, कुछ ऐसी ही तस्वीर मुगलसराय विधानसभा की है। यहाँ के विधायक मंच से सम्मान के लिए लड़ने हुए चर्चित हुए, लेकिन यदि वह जनहित के मुद्दे पर अपनी पार्टी व सरकार से लड़ते तो जनता आज उनकी जय जय कर रही होती और उनके विधानसभा में सड़कों की ऐसी दशा न होती। कहा कि मैं मोदी योगी की नहीं बल्कि स्थानीय सांसद व विधायक और उनके कामकाज की बात करने आपके बीच आया हूँ। गंगा कटान से पीड़ित लोगों का दर्द बांटने तथा इस दर्द को दूर कैसे किया जाए इस विषय को लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। कहा कि गंगा कटान से रोकने के लिए सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किए और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके आज यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। कहा कि गंगा कटान के मुद्दे पर डीएम, सीएम से लगायत राष्ट्रपति से मुलाकात कर चंदौली में गंगा कटान से हुए नुकसान को उठाने का काम करूंगा। विधायक जी, आपकी गंगा कटान मुक्ति जनसंपर्क यात्रा आज समापन है। लगभग जो आपका शेड्यूल था गंगा के किनारे सभी गांव का भ्रमण कर लिए। क्या विशेष रहा इसके दौरान, क्या जन समर्थन मिला और कितनी त्रासदी गाँव में? आज देखने के बाद 5 दिन से मैं देख रहा हूँ, देखने के बाद दिमाग खराब हो रहा है। अभी यहाँ बगल के ही गाँव एक सुल्तानीपुर है, वो गाँव ही पूरा रातों रात बह गया है। वहाँ और उस गांव के 100 एकड़ ज़मीन कट के गंगा जी में चली गई और यहाँ 73 गांव की ही परेशानी है। दर्जनों गांव के गांव ख़त्म हो गए। अब कई गांवों में आधा गांव ख़त्म हो गया है, आधा गांव बचा है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो गांव आधा बचा है कम से कम उसको बचा लिया जाए और जो गाँव बह रहे हैं उनको बचाने के लिए गंगा कटान के नाम पर बोल्डर, जैसे कि जमनिया में बोल्डर लगा है, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में जमनिया चक्काबान में जैसा लगा है वैसे ही बोल्डर लगवा के इसको बचा लिया जाए। जो बच गया है उसको तो कम से कम बचा लिया जाए। ये तो आपकी यात्रा थी जिसका आपने नज़दीकी से जाके अवलोकन किया। अब इसको पूरा कराने के लिए किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह का आंदोलन होगा? अब इसके लिए ऑलरेडी मैं मिलूँगा, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मिलूँगा और प्रदेश के राज्यपाल जी से भी मिलूँगा और इस पर बात होगी। मैं मंत्री जी से भी मिलने का काम होगा और ये करने के बाद मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलने का काम करूंगा और इस लड़ाई को उनको पहुंचाने के बाद अगर संतोषजनक रहा तो ठीक है, अगर संतोषजनक नहीं रहा तो एक बड़ा आंदोलन करने का काम करूंगा। ये चंदौली जनपद की बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको आपने उठाया और 5 दिनों तक अनवरत लोगों ने सहयोग किया, लेकिन आपके पार्टी के लोग नहीं दिखे। आज सपा के प्रवक्ता हैं, वो कार्यालय में बैठ के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो ये किस तरह का पार्टी का समर्थन? प्रेस वार्ता किया, हमको तो कुछ इसकी जानकारी नहीं है। प्रेस का वार्ता क्या हुआ? और रह गई सवाल, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अब देखिए, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं तो उम्र हो गई, वो पैदल नहीं चल पाएंगे, वो उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? जो पैदल नहीं चल सकता है उनको घरों में आराम करने दीजिए, जो पैदल चल सकता है उसको चलने दीजिए। कौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 कुख्यात नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 वर्ष पूर्व बमबारी की घटना के फरार वांछित 02 नफर हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कौन थाना क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व बमबारी घटना के बाद फरार चल रहे नक्सली संगठन पीपुल्स वार ग्रुप के 2 मुख्य सदस्यों को आज कौन सोनभद्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते दें कि नक्सलियों के द्वारा थाना कौन क्षेत्र में वर्ष 2003 में बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको लेकर कौन थाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दोनों नक्सली कई सालों से फरार चल रहे थे, जिनको लेकर न्यायालय द्वारा दोनों नक्सलियों के विरुद्ध धारा 82/83 CRPC की कार्यवाही भी गई थी।
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के विशेष निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कर पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी ओबरा के मार्गदर्शन में नक्सली संचरण पर प्रभावी रोकथाम रखने व वांछित नक्सलियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोन पर गठित पुलिस टीम के अथक लगन व परिश्रम के बाद उक्त बमबारी की घटना में संलिप्त वांछित फरारी 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूछताछ के बाद नक्सलियों ने बताया कि हम लोग पीपुल्स वार ग्रुप नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसके मुखिया कामेश्वर बैठा है। हम उक्त संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। क्या है मामला और कब से ये फरार चल रहा है? देखिए 2003 में एक नक्सली संगठन पीपल्स फॉर वार के द्वारा एक घटना थाना कोन क्षेत्र में सन 2003 में बमबारी की घटना की गई थी। 15-16 लोग थे उसमें जो नक्सल गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा एक घटना की गई थी जिसमें कुछ लोग जो है बमबारी में घायल हुए थे गंभीर रूप से। इसमें धारा 307, 147, 48, 149 और 7 CLA एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत थाना कोन में हुआ था। इसमें 2 अभियुक्त आदित्य और दूसरा अभियुक्त छोटे लाल, 2 अभियुक्त इसमें वांछित चल रहे थे और माननीय न्यायालय के द्वारा उनकी 82 CRPC और 83 के तहत जो है कार्रवाई चल रही थी, वांछित चल रहे थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आदमी माची क्षेत्र का रहने वाला है जो छोटे लाल है, और जो दूसरा है आदित्य वो बिहार का रहने वाला है, रोहतास जनपद का। तो लगभग 18-20 साल से वांछित ये लोग थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अच्छा कार्य पुलिस टीम के द्वारा किया गया है। सर ये क्या बीच में पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किए गए थे और फिर फरार हुए थे? हाँ, जो मूल मुकदमा था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये लोग जेल गए थे और ट्रायल के दौरान माननीय न्यायालय से इनको बुलाया जा रहा था, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं हो रहे थे, लगातार गायब चल रहे थे। इनको पुलिस लगातार जो है 15 साल से लगभग ढूंढ भी रही थी, किंतु इनका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर इनके खिलाफ वारंट निकला, 82 के तहत इनका घोषणा की गई, 83 CRPC की भी कार्रवाई इनकी की गई, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर ये दोनों नक्सली अपने जिले के हैं? हाँ, एक इसमें जो छोटे लाल है वो अपना बाकी क्षेत्र है थाना माची में, और जो दूसरा आदित्य नाम है वो आपका रोहतास जिला बिहार का रहने वाला है। दुद्धी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महुली में आज दोपहर 2 बजे महुली गांव के मुख्य सड़क किनारे स्थित एक मकान में पति पत्नी में शराब पीने को लेकर काफी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति घर से बाहर चला गया। घर में अपने बच्चों के साथ बड़ी पत्नी ने गुस्से में आकर अपने 8 माह के बच्चे अंकुश कुमार पुत्र सुरेश विश्वकर्मा का चाकू से गला रेत कर हत्या करने का प्रयास कर रही थी कि दुधमुहा बच्चा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा तो बगल के घर में रह रहे भतीजे ने जब दरवाजे पर जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और बच्चे की चीखने की आवाज आ रही थी। आनन फानन में कच्चे मकान पर चढ़कर मकान का छज्जा तोड़कर घर में प्रवेश किया और गले से खून बह रहे बच्चे व फांसी पर लटकाने का प्रयास कर मां को बचाया एवं तुरंत निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी में लाकर भर्ती कराया, जहां उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर BK सिंह ने बच्चे को इलाज हेतु भर्ती कर लिया, जहां इलाज चल रहा है। चंदौली जनपद के निवासी व समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने जनपद मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चंदौली जनपद बिहार का बॉर्डर है और यहां से करोड़ों रुपए की मिलीभगत से अवैध शराब की तस्करी कराई जा रही है। इसमें जिला प्रशासन और यहां के नेताओं की मिलीभगत है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार सरकार की रिपोर्ट है कि चंदौली जनपद से भारी मात्रा में अवैध शराब बिहार में भेजी जा रही है। सपा प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी पर द्वेष की भावना से मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह पर भी कई मुकदमा करने की बात कही। जिला चिकित्सालय में भी भ्रष्टाचार से धन का बंदरबाट किया जा रहा है। आम लोगों का उपचार नहीं किया जा रहा है जी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सभा प्रवक्ता ने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी शीघ्र ही बृहद आंदोलन करेगी, नहीं समय रहते हुए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए।
इस कॉन्फ्रेंस का पूरा जो उद्देश्य है वो चंदौली की बिगड़ती कानून व्यवस्था है। चंदौली की शैक्षणिक संस्थानों में टीचरों की कमी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यही चंदौली का महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज, जब इसकी स्थापना हुई यहाँ 92 टीचर थे और कल मुझे सूचना मिली कि यहाँ सिर्फ 12 टीचर हैं। यहाँ छात्रों को 2 शिफ्ट में पढ़ाया जा रहा है। छात्रों की संख्या आज जब खुला उसके अपेक्षा 81-82 में खुला 5 गुना है और टीचरों की संख्या 5 गुने से भी कम हो गई, पांचवें भाग बची है। तो ये सरकार बताए कि इसका अच्छा दिन पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहाँ है। ये महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचरों की नियुक्ति कब होगी? पूरे पूर्वांचल के नौजवान यहाँ से अपना बढ़िया हुनर के, कई तरह के हुनर में पॉलिटेक्निक करते हैं। ये यहाँ के जिला अधिकारी से और इस उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से सवाल है कि चंदौली महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज में शिक्षकों की बड़ी कमी है, यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में कमी है, वो कब भरे जाएंगे? कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस जनपद में बोरियों में बेटियों की लाश पाई जाएगी तो सवाल तो उठेगा ही। जिस जनपद का पेपर आप जैसे जनवादी पत्रकारों लोगों के चलते हर पेपर का हर पेज अवैध तस्करी, अवैध शराब, अवैध गो तस्करी से भरा हो तो सवाल तो उठेगा ही। जिले के कप्तान से सवाल है कि रोज अवैध ये सूचनाएं हैं कि करोड़ों रुपए की चंदौली से शराब की तस्करी हो रही, कौन करा रहा है? पूरे जनपद के सभी थानों में एक सामान्य आदमी चला जाए। अभी आपने एक सवाल किया कि जिनके बेटे की दर्दनाक मौत हुई उन्हीं पे मुकदमा हो गया। हमारे एक विधायक पर 7 CLA तक का मुकदमा हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं पे लगातार मुकदमे हो रहे हैं। तो मैं जिले के कप्तान से जानना चाह रहा हूं कि आप ADR की कम से कम रिपोर्ट पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा अपराधी किस राजनीतिक दल में है और किन लोगों की गाड़ियां ब्लैक शीशे लगा करके अवैध तस्करी कर रही हैं इस जनपद में। उनको पकड़िए, उनकी गाड़ी कब सीज करेंगे आप? अभी आप आरोप लगा रहे थे कि प्रधानों को धमकाया जा रहा है, क्या है? ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चंदौली जनपद में पूरे तरह से अपराधियों का बोलबाला है। जो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं, जिसको भी लग जाएगा कि ये प्रधान हमारे पक्ष के नहीं, उनका खाता सीज कराएगा, उनकी जांच कराई जाती है, उनको बुलाया जाता है, उसको धमकाया जाता है। ये तथ्य है। मैं ये जानना चाह रहा हूं जिलाधिकारी से कि ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी से जो प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे सदस्य हो, चाहे BDC हो, उनको किसी कार्य में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? और यहाँ इतने करोड़ आ गए, उतने करोड़ आ गए, कहाँ गए वो करोड़? न मुगल सराय से चाहनिया की सड़क पे दिख रहा है, वो उतने करोड़ न भूपौली वाली सड़क पे दिख रहा है, न हमारी तरफ दिख रहा है, न यही ये काम चल रहा है। बताइए। और जो मुख्यालय से जो सैदपुर की सड़क है, इस पर कितने सारे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का आप फोरफीस तब करेंगे जब उसके 4 गुना से ज्यादा, उसका बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा देंगे। तो लोगों के आप जमीन, जिनके पास सिर्फ एक घर ही था और टूट गया, उनको मुआवजा भी नहीं दे रही सरकार। तो ये सब सवाल है। इन सब के बीच आखिर कहाँ पा रहे हैं खुद को? सरकार लगातार बैक टू बैक कमी आ गई, कहाँ कमी रह जा रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी तो अगर आप अभी देखे होंगे घोसी में, तो समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 57% है। और घोसी में भारतीय जनता पार्टी के 20-20 मिनिस्टर लगे थे, उप मुख्यमंत्री चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी की सभाएं हो रही थी, सेंट्रल की फोर्स आई, लेकिन जनमानस जगी तो समाजवादी पार्टी 57% वोट पाई और भारतीय जनता पार्टी 37% वोट पर सिमट गई। तो अगर घोसी को ही अगर हम एक मानक मान लें, घोसी को ही अगर हम सेमीफाइनल मान लें, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगा। आप इन सब मुद्दों को लेकर के आगे क्या रणनीति है आपकी? ये आपके माध्यम से, चूंकि समाजवादी पार्टी विचारधारा का हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का मानना है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जितना महत्व एक विधायिका का है, उतना न्यायपालिका का है, उतना पत्रकारिता का है। और सबके बीच में समन्वय और संवाद की अगर कोई कड़ी है तो पत्रकारिता है।
इसलिए हम लोग आप इसके माध्यम से सारे सवालों को उठा दिए हैं। अगर जनपद चंदौली के अधिकारी सबके साथ समता का व्यवहार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी चंदौली आपको सड़क पर दिखाई देगी। अभी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे कि राजकीय था, स्वशासी हो गया, आप लोगों ने क्या किया? एसडीएम ने सीओ और एसीएमओ के साथ नगर के नर्सिंग होमों का निरीक्षण किया। रिपोर्ट मोहम्मद इरफान खान, उन्नाव। आज बांगरमऊ नगर में उप जिलाधिकारी नुपुर गोयल के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर नगर के प्राइवेट नर्सिंग होमों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक नर्सिंग होम में रजिस्ट्रेशन, दूसरे में डॉक्टर नहीं मिले जिन्हें बंद करने के लिए आदेशित कर दिया गया। सोमवार दोपहर उप जिलाधिकारी नुपुर गोयल, क्षेत्राधिकारी विजय आनंद, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी नरेंद्र सिंह के साथ नगर में संचालित अल्फा जांच केंद्र में निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां डॉक्टर की तैनाती न मिलने पर उसे बंद करा दिया गया, जिसके बाद नगर में संचालित फातिमा हेल्थ सेंटर और रहमान चैरिटेबल हॉस्पिटल पहुंची, जहां फातिमा हेल्थ सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाए जाने पर उसे बंद करने के लिए आदेशित किया। इसी क्रम में रहमान चैरिटेबल और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले और रजिस्ट्रेशन का भी नवीनीकरण न मिलने पर उसे भी बंद करने के लिए आदेशित किया गया और उसमें भर्ती 3 मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद लखनऊ रोड स्थित पूरा हमला सिटी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर अस्पताल संचालक अस्पताल में ताला डालकर फरार हो गए। उप जिलाधिकारी की इस कार्यवाही से नगर के कई निजी अस्पताल संचालक अस्पतालों में ताला डालकर फरार हो गए। आज अल्फा हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर को एसडीएम मैडम के साथ देखा गया, जिसमें सीओ साहब भी उपस्थित रहे थे, जिसमें वहाँ पर कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं था। अतः उसको बंद करने को निर्देशित किया गया जब तक कि वो चिकित्सक एसडीएम मैडम के सामने कागज प्रस्तुत नहीं करता। इसके बाद फातिमा क्लिनिक देखी गई और वो भी अपने कागज़ नहीं दिखा पाए। इसके उपरांत रहमान चैरिटेबल हॉस्पिटल देखा गया, उनका रिन्यूअल नहीं था और वहाँ पर कोई चिकित्सक भी उपस्थित नहीं था। अतः वहाँ के मरीजों को, तीनों मरीजों को सीएचसी में शिफ्ट कराने के लिए कहा गया और उसके बाद उसको बंद करने रखने, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक बंद रखने के लिए कहा गया। तो क्या आपके द्वारा बराबर इस तरीके से जांच चलाई जाएगी? हाँ, इससे पूर्व कल सीओ साहब भी आए थे, उन्होंने कई हॉस्पिटल देखे थे। परसों हमने न्यू फैमिली हॉस्पिटल देखा था, उसको बंद कराया था और आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे और जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल हैं उनको बंद किया जाएगा। ट्रांसफार्मर रखवा रहे ग्रामीण की खंभे टूटने से दबकर मौत। रिपोर्ट मोहम्मद इरफान खान, उन्नाव। आपकी जानकारी के अनुसार रामकृष्ण पुत्र मथुरा प्रसाद उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी ग्राम भूटिया परशुरामपुर के गांव में विगत कई दिनों से ट्रांसफार्मर रुक जाने के कारण लाइट नहीं आ रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बांगरमऊ पावर हाउस में उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। आज सायंकाल गांव में विद्युत कर्मचारी ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचता है और ग्रामीणों से ट्रांसफार्मर रखवा जाने के लिए मदद की मांग करता है। ग्रामीणों के साथ मृतक भी ट्रांसफार्मर रखवा रहा होता है कि अचानक खंभा टूटकर मृतक के ऊपर गिर जाता है और मृतक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सूचना मिलते ही परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते हैं, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो जाती है। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहाँ रहते हैं आप? राधाकृष्ण पांडे। कहाँ रहते हैं? भूटिया परशुरामपुर। क्या मामला है? मामला सर, आज हमारे यहाँ से 15 दिन से बिजली नहीं आ रही थी, ट्रांसफार्मर टूटा था। तो मेरे भाई ने फ़ोन किया बार बार, तो आया एक अधिकारी आया, बाकी ग्रामीणों को उसने जुटा लिया ट्रांसफार्मर, तब तक खंभा टूट गया। तब तक ग्रामीणों को हटाते मेरे भाई ने, वो बीच में फंस गया, उसकी मौत हो गई। क्या कहेंगे आप? तो यही विद्युत विभाग की लापरवाही है कि ट्रांसफार्मर रखने पर कोई एक आदमी आता है। भाई अपने कर्मचारी लाते, हमारे ग्रामीण क्यों लगते? क्यों मेरा भाई लगता? मेरा भाई उठा रहा था। ये विद्युत विभाग बांगरमऊ की लापरवाही है।